Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And आज मेरी जो वॉइस लेवल है थोड़ा सा कम रहेगा, so I hope you will understand. So today we will discuss an editorial on the Booker Prize. तो जो मेजर जो प्राइजेस जो हैं अवार्ड किए जाते हैं ऑथर्स को, तो उनमें से एक है बुकर प्राइज़. तो इस साल का बुकर प्राइज़ जो मिला है जिस बुक को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो थोड़े से जो फैक्ट बेस्ड नहीं, जो थोड़े थीम बेस्ड आर्टिकल्स कभी आते हैं, तो कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी, जहाँ पे हम समझेंगे कि बुक की थीम के बारे में, ऑथर के व्यू के बारे में, और बुक का जो ऑथर है, ठीक है, आर्टिकल के ऑथर एंड बुक के ऑथर के बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. सो बिफोर वी बिगिन दैट, if you're preparing for SIDBI GDPI GD if you're preparing for SIDBI grade A, you can take our SIDBI GDPI excellence course, which includes 25 plus detailed session, one mock interview with the CGM of RBI, and you will also get comprehensive PDF materials that will help you clear your group discussions. You can also clear your doubts on WhatsApp, and there will be personality development sessions, video sessions, which will help you prepare well for your interviews. And it is available at the price of 2399 if you use the coupon code SIDBI20 for 20% off. Okay, and you can also check out PM Practice Pro course, which includes PM Banking Pro and PM Banking PDF course. So it includes more than 20,000 questions, more than 5,000 mock tests of different difficulty level and for different exams. So if you're targeting multiple exams, this will definitely help you. And it includes detailed explanations. Okay, and it is available at the price of 999 after 20% discount. You can use coupon code PM20. So okay, so now let's begin. Paul Lynch's Booker Win, a writer in search of radical empathy. तो ये जो टाइटल है ये बता रहा है डायरेक्टली, वो थीम को एड्रेस कर रहा है कि बुकर प्राइज़ किसको मिला है, पॉल लिंच को. और जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें वो रेडिकल एम्पैथी ढूंढ रहे हैं अपनी बुक में. ठीक है, अभी क्या है रेडिकल एम्पैथी, इसका थोड़ा हमें पता चलेगा जब हम ये एडिटोरियल रीड करेंगे. तो आपको क्विकली रीड करना है अपने पेस पर. ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा आप स्लो रीड करें, तो अपने पेस पर रीड करना है. कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके उसको समझ पाएँ. ठीक है, एंड उसके बाद फिर पैसेज के एंड में एक वोकैबुलरी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम देखते हैं. नेक्स्ट, नेक्स्ट. ओके, सो आई होप आपने द इंडियन एक्सप्रेस से ये वाला एडिटोरियल रीड कर लिया है. एंड हमें आइडियल वर्ड का क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. ठीक है, सो आइडियल, फीजिबल, बलवॉक, ऑप्टिमल, प्रोटोकॉल, वर्च्यू, ये 5 वर्ड्स हैं. आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए. इसका आंसर हम पैसेज डिस्कस करने के बाद देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट बिगिन्स विद अ नॉक ऑन द डोर वन मॉर्निंग. तो यहाँ पर सीधा मेंशन है कि कैसे बुक शुरू होती है. एक डोर पे नॉक होती है. Dublin microbiologist Eilish Stack's world is upended when reports of the state's increasing totalitarianism manifest in her house in the form of the secret police. तो सीधा घर पर उनके डोर पर नॉक होती है, और जैसे ही उसके साथ ही उनके जो लाइफ है वो अपेंड हो जाती है. नाउ दिस इज़, ये वर्ड कई बार देखने को मिलता है हमें. अपेंड मीन्स क्या कर देना, कि आपके पास जो भी आपके पास बास्केट थी तो उसको उल्टा कर देना. दैट मीन्स टर्न समथिंग अपसाइड डाउन. तो आपकी लाइफ अगर बिल्कुल उल्टी हो जाए, ठीक है, सब कुछ बदल जाए लाइफ के अंदर, तो हम उसके लिए अपेंड वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई. अप एंड यूजुअली कि क्योटिक हो गया. ठीक है, और क्योस हो गया. वहाँ पर लाइफ जैसे चल रही थी वो बिल्कुल वैसी नहीं रही. when reports of states increasing totalitarianism. टोटलिटेरियनिज्म होता है जब गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है.
ठीक है, और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। तो वहाँ पर इंक्रीजिंग टोटलिटेरियनिज्म था उनके कंट्री में, और उसकी फिर वो जब उनकी रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स इंक्रीजिंग टोटलिटेरियनिज्म मैनिफेस्ट इन आवर हाउस इन द फॉर्म ऑफ द सीक्रेट पुलिस। व्हाट डज मैनिफेस्ट मीन? दे शो, ठीक है, दे अपीयर, कि अभी तक तो सिर्फ रिपोर्ट सुनी थी कि स्टेट में जो है टोटलिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में कब देखने को मिला उन्हें? जब उनके घर पे नॉक हुई और जो सीक्रेट पुलिस थी वो उनके घर में आ जाती है उनको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट मतलब वो जो रिपोर्ट्स थी वो एक्चुअल में कब दिखाई थी, उसका इम्पैक्ट कब दिखा जो पुलिस उनके घर पहुंची। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट का मीनिंग है कि जो वो एक्चुअली में वो देख पाए उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट, ठीक है, विजिबल कब रहा। ओके, तो दे डिमांड टू इंटेरोगेट हर ट्रेड यूनियनिस्ट हस्बैंड लैरी। तो जो उनकी क्या डिमांड थी स्टेट पुलिस की? टू, अब यहाँ पर कोलन है, कोलन हम कब यूज़ करते हैं? जब उसी को ही जो भी हमने उससे पहले लिखा है उसी को हमें और ज़्यादा इलेबोरेट करना है। तो क्या था उनकी डिमांड? टू इंटेरोगेट, टू क्वेश्चन हर हस्बैंड लैरी as he disappears into the stranglehold of state machinery, and as Ireland breaks out in civil war, all Stack wants is to keep her family together। तो क्या होता है, उनके हस्बैंड को ले जाते हैं पुलिस इंटरोगेट करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, और जैसे फिर वो क्या होता है स्टेट के स्ट्रैंगल होल्ड में डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ अ स्ट्रैंगल होल्ड? तो ये रेसलिंग में एक मूव होता है जिसमें स्ट्रैंगल यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ नेक को पकड़ लिया जाता है। अब स्ट्रैंगल करने का मतलब क्या होता है? दम घोटना, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कि चोक करने लगे। तो एज ही डिसअपियर्स इनटू द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ स्ट्रेट मशीनरी, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप। तो वो मतलब इतने पावरफुल जो एजेंसीज हैं स्टेट की, स्टेट मशीनरी मतलब जो गवर्नमेंट है उनकी एजेंसीज हैं, तो वो इतनी पावरफुल है कि उनका कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका हस्बैंड वहाँ पर गायब हो जाते हैं। ओके, एंड एज आयरलैंड ब्रेक्स आउट इन सिविल वॉर, और फिर आयरलैंड में सिविल वॉर हो जाते हैं। पहले ही इंडिकेशंस थे कि गवर्नमेंट का टोटलिटेरियन जो है टेंडेंसीज थी। फिर सीक्रेट पुलिस उनके घर आती है और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि आयरलैंड में सिविल वॉर हो गई। तो ये कहाँ पर सेट है हमें समझ में आया, आयरलैंड में। ऑल स्टैक वॉन्ट्स इज टू कीप हर फैमिली टुगेदर। तो शी वॉन्ट्स to keep her family together, she wants her husband to return। तो ये वो चाहती हैं। Days after a stabbing incident outside a school in north central Dublin led to one of the worst instances of anti-immigrant unrest in Ireland, Paul Lynch's fifth novel, Prophet Song, won the 2023 Booker Prize for Literature for its powerful, unsettling depiction of Stack's slowly unraveling life in a country on the cusp of irreversible change। तो यहाँ पर है, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद एक स्टैबिंग इंसिडेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे स्टैब किया जाता है? स्कूल के बाहर। और उससे एंटी इमिग्रेंट अनरेस्ट शुरू हो जाता है। एंटी इमिग्रेंट जो आयरलैंड में बाहर से लोग आए हैं उनके अगेंस्ट विरोध जो है वो शुरू हो जाता है। तो अब अनरेस्ट होता है, कोई भी स्टेट, रेस्ट एंड अनरेस्ट, ठीक है। तो अनरेस्ट हो जाएगा जब वहाँ पर बहुत केओस है, ठीक है, जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होंगी तो हम कहेंगे अनरेस्ट है। कि नॉर्मल जो मशीनरी चलती है, नॉर्मल स्टेट मशीनरी हो या कहें कि जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती हैं, तो वायलेंस हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब, तो एंटी इमिग्रेंट अनरेस्ट वहाँ पर शुरू हो जाता है आयरलैंड में। और सबसे वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंसेस, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रोटेस्ट उनमें से होते हैं। पॉल लिंच फिफ्थ नॉवल, अब यहाँ पर ये हमें बैकग्राउंड मिला यहाँ से यहाँ तक कि क्या हो रहा है नॉवल के अंदर। अब यहाँ पर फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये जो है पॉल लिंच की फिफ्थ नॉवल है, ठीक है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में सिर्फ सीधा नॉवल के बारे में बताया, बहुत ब्रीफ में, ठीक है, बहुत ब्रीफली बताया। एंड फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये कौन सी बुक है, प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। एंड इट वॉन द 2023 बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर इट्स पावरफुल अनसेटलिंग डिपिक्शन ऑफ स्टैग्स स्लोली अनरेवलिंग लाइफ। तो पावरफुल आप समझते हो, ठीक है। अनसेटलिंग क्या होगा कि आपको नर्वस कर दे, ठीक है, यानी आप थोड़ा सा चिंता हो आपको,
आप थोड़ा एंशियस हो जाओ पढ़ के, ठीक है। सो इट इज़ पावरफुल एंड इट इज़ अनसेटलिंग। डिपिक्शन, अब जिस तरीके से उन्होंने वो डिपिक्ट किया है वो एक तो पावरफुल है। डिपिक्शन पहले समझते हैं। डिपिक्शन किसी चीज़ को आप कैसे पोर्ट्रे करते हो, ठीक है, पोर्ट्रेयल, ओके। तो पोर्ट्रेयल मतलब किस तरह आप शो कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो हम शो भी कह सकते हैं कि किस तरह किसी चीज़ को दिखाया जाता है। तो जैसे उन्होंने स्टोरी में जो सर्कमस्टांसेस जो है वो दिखाए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग है कि आपको नर्वस कर दें या फिर एंग्शियस कर दें, ठीक है, ओके। डिपिक्शन ऑफ स्टैक्स स्लोली अनरेवलिंग लाइफ। अनरेवलिंग जो धीरे धीरे जिसके बारे में हमें पता चल रहा है धीरे धीरे ओपन अप हो रही है, ठीक है। सो स्लोली अनरावलिंग लाइफ इन अ कंट्री ऑन द कस्प ऑफ, ये फ्रेज के कभी कभी आ जाता है तो जब कोई चीज़ होने ही वाली होती है, ठीक है, कोई एक सिग्निफिकेंट इवेंट से ठीक पहले वाला जो पॉइंट होता है। जैसे द कंट्री इज़ ऑन द कस्प ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एरा, या कहें कि द रिसर्च टीम इज़ ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू डिस्कवरी, या फिर हम कहें कि द टीम इज़ ऑन द कस्प ऑफ अ हिस्टोरिक विक्ट्री। इन सब एग्जाम्पल्स में क्या पता चलता है कि एक जो टीम है वो हिस्टोरिक विक्ट्री से जस्ट उसके पास है, पहुंच गई है। ऑन द कस्प ऑफ मतलब वहाँ पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है, उससे जस्ट थोड़ा ही पहले। ऑन द कस्प ऑफ न्यू डिस्कवरी मतलब डिस्कवरी होने ही वाली है, जस्ट उसके बहुत क्लोज आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि लाइफ इन अ कंट्री ऑन द कस्प ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि ये जो कंट्री है उसमें वो कंट्री कैसी है कि वो उसमें ऐसे बदलाव आने वाले हैं जिनको फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ऑन द कस्प उन चेंजेस के बहुत क्लोज है, ओके। तो ये बैकग्राउंड है इसका, इस नॉवल का। In a year that saw a strong representation of Irish novelists in the awards rules for 4 of 13 authors in the long list, of which 2, Lynch and Paul Murray, for The Bee Sting made it to the shortlist. Lynch had been the bookmaker's favorite for the urgency of his theme. ओके। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर नॉवल की बात हुई है, यहाँ पर भी नॉवल की ही बात हुई है, पर नॉवल की स्टोरी हम डिस्कस नहीं कर रहे और ना ही हम अभी यहाँ पर थीम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं कि अवार्ड कैसे किन सर्कमस्टांसेस में दिया गया। तो इस साल एक तो आयरिश नॉवलिस्ट काफ़ी जो थे, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे ऑथर्स, उनमें कई आयरिश नॉवलिस्ट थे, जैसे कि 13 ऑथर्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, ठीक है, उसमें 4 जो थे वो आयरिश थे। लिंच और जो पॉल मरे हैं, ठीक है, पॉल मरे उनको उनकी नावल द बी स्टिंग के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो वहाँ से वो लॉन्ग लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट में आए। एंड लिंच जो थे वो फेवरेट रहे, क्यों? क्योंकि उनकी थीम जो थी वो अर्जेंट है, अर्जेंसी। अब यहाँ पर हम फिर वापस बुक पर आ रहे हैं कि इन इट्स एक्नॉलेजमेंट द ज्यूरी लॉडेड प्रॉफिट सॉन्ग फॉर इट्स एबिलिटी टू शेक रीडर्स आउट ऑफ देयर कॉम्प्लिसेंसी with its warning about the precarity of democratic ideals and the ugly possibilities that lie beyond their desecration। अब आप यहाँ ये समझो कि ज्यूरी के बारे में बताया कि जो ज्यूरी है उन्होंने लॉर्ड मतलब प्रेज किया, ठीक है, लॉर्डेड प्रॉफिट सॉन्ग फॉर इट्स एबिलिटी टू शेक रीडर्स आउट ऑफ देयर कॉम्प्लिसेंसी, ओके। तो यहाँ पर एक तो कि जो ये बुक है उसके पास ये पावर है, ये एबिलिटी है कि वो रीडर्स को शेक यानी कि उनको झकझोर देना, हिला देना, और फिर क्या कि वो जागे, ठीक है। कॉम्प्लेसेंसी होता है स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड कि हाँ सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, कि नहीं आप ऐसे कॉम्प्लेसेंट नहीं रह सकते, आप सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, आप ये नहीं मान सकते कि जैसे सर्कमस्टेंसेस है वैसे ही रहेंगे। तो ये इस बुक के पास ये एबिलिटी है रीडर्स को ये रियलाइज़ कराने की, ठीक है, विद इट्स वार्निंग, कि बुक में ये वार्निंग भी है अबाउट द प्रिकेरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये लाइन कोट की हुई है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक लाइन कोट की हुई है कि जो ज्यूरी ने कही, द प्रिकेरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक आइडल्स। प्रिकेरियस होता है कोई चीज़ जो श्योर नहीं है, अनसर्टेन है, जो चीज़ रिस्क पर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिकेरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स मतलब जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो जो है वो सिक्योर नहीं है, वो रिस्क पर है, ठीक है। तो ये और आइडियल्स आप जैसे आप समझे कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एंड दी
अगली पॉसिबिलिटीज दैट लाई बियॉन्ड देयर डिसेक्रेशन। और अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते या ये प्रिंसिपल्स किसी वजह से अगर वायलेट किए जाते हैं तो फिर उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, अगली पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, क्या हो सकते हैं जो उसके जो बैड जो आने वाले टाइम में जो उसके जो इम्पैक्ट हो सकते हैं वो दैट लाई बियॉन्ड देयर डिसेक्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन को समझना ज़रूरी है। डिसेक्रेट करना कोई सेक्रेड कोई चीज़ होती है, सेक्रेड पवित्र, ठीक है, यानी या कहीं की जो बहुत रिलीजियस कोई चीज़ हो जिसको बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, तो किसी सेक्रेड चीज़ को अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं डिसेक्रेशन। ओके, तो अगर आप डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, अगर आप इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या वायलेट कर रहे हो तो आप इन्हें डिसेक्रेट कर रहे हो। और अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर हमें बहुत अगली पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी अपनी सोसाइटी में। इनके कुछ एग्जांपल्स हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। Okay, so Lynch has spoken of how the novel had been this way, his way of interpreting political chaos around the world, especially the immigration crisis and the West's apathy towards it. तो अब यहाँ पर हमने देखा कि एक तो circumstances जिनमें अवॉर्ड किया गया बुक को कि कितने ऑथर्स से क्या बैकग्राउंड था, फिर उसके बाद जो जूरी थी उन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉल लिंच का खुद का ओपिनियन क्या था कि वो कि कैसे हाउ ही द नॉवल हैड बीन हिज वे ऑफ इंटरप्रेटिंग, कैसे उन्होंने अपने आसपास जो केओस है, ठीक है, जो हर जगह वॉर या ये सब क्राइसिस वो देख रहे हैं, तो उससे इंस्पायर होकर ये बुक लिखी थी, ठीक है। और तो स्पेशली द इमिग्रेंट क्राइसिस एंड द वेस्ट एपैथी टुवर्ड्स इट, तो ख़ास तौर पे कि कैसे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर उनका जो क्राइसिस है कि इमिग्रेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिफ्यूज लेना चाहते हैं पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो क्राइसिस था उसके बारे में उन्होंने लिखा। और ख़ास तौर पे जो वेस्ट की एपैथी है, एक होता है एम्पैथी, एक होता है एपैथी। तो एम्पैथी में क्या होता है, अच्छा सिंपैथी में क्या होता है कि आपको बुरा लग रहा है कि सामने वाले के साथ बुरा हुआ, ठीक है, बट आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि दूसरे के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप खुद वो चीज़ नहीं महसूस करो। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, व्हेन यू एम्पैथाइज यू आर ऑल्सो फीलिंग, एक तो आपको बुरा भी लग रहा है कि दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा हो, बट आप खुद भी वो महसूस कर सकते हो कि इतना बुरा हुआ, ठीक है। तो ये सिंपैथी एंड एम्पैथी। और एक होता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हो जाता है एपैथी, ठीक है, एपैथी। तो अब यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो जो रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, वो जो है इस क्राइसिस से उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ पर उनकी एपैथी की बात हो रही थी। प्रॉफिट सॉन्ग ही सेड वाज एन अटेम्प्ट एट रेडिकल एम्पैथी। तो अब यहाँ पर जो ऑथर है, ये सब ऑथर कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर का ओपिनियन है। ऑथर मतलब जो प्रॉफिट सॉन्ग का ऑथर है जो लिंच है, ठीक है, पॉल लिंच, तो उनका वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं। यहाँ पर हमें जो ये आर्टिकल है इनका ऑथर बता रहे हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड था, ज्यूरी ने क्या कहा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। रेडिकल एपैथी, द बुक्स सिलेक्शन वॉज द विनर, बुक्स सिलेक्शन एज द विनर also highlights a slow turn that the Booker Prize seems to be taking towards more political themes, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पॉल लिंच के थॉट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कि ये क्योंकि वेस्ट जो है वो एपैथी शो कर रहा है, तो ऑथर का जो एक कहें कि ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पर था रेडिकल एम्पैथी शो करने का। रेडिकल होता है कि कोई भी ऐसा आप रिवोल्यूशनरी कह सकते हैं या कि कोई जो बदलाव लाने के लिए किया जाता है बड़े स्केल पे कोई चीज़, ठीक है, रेडिकल, तो वो एम्पैथी यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट, एपैथी के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अब ये लाइन किसने कही है, द बुक सिलेक्शन एज द विनर ऑल्सो हाईलाइट्स दिस, ये ऑथर ने नहीं कहा, ठीक है। आप अगर रीड करोगे तो हमें पता चलेगा कि ऑथर ने यहाँ तक कहा है, ठीक है, ही सेड, और यहाँ तक ये
जो ये एडिटोरियल है उनके ऑथर ने लिखा है कि जो बुक का सिलेक्शन हुआ कि ये जो प्रॉफिट सॉन्ग है ये बुकर प्राइज़ जीत गई, तो ये क्या शो करता है कि स्लो टर्न, कि जो बुकर प्राइज़ है धीरे धीरे अपने प्रेफरेंसेस बदल रहा है और अब शायद वो थोड़ी पॉलिटिकल थीम्स वाली बुक्स को अवॉर्ड करने लगा है। ठीक है, लास्ट ईयर्स विनर, अब यहाँ पर उसी को ही जो है सपोर्ट करने के लिए जो ये पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पर एग्जांपल है। लास्ट ईयर कौन सी बुक थी जिसको बुकर प्राइज़ मिला था? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, बाय श्रीलंकन राइटर सेहान करुणत तिलका। तो ये जो ऑथर है इन्होंने ये बुक लिखी थी। द बुक वॉज अ डार्कली कॉमेडिक लुक एट द 3 decade लॉन्ग सिविल वॉर दैट हैड ravaged द कंट्री। तो ये भी एक पॉलिटिकल थीम पे बुक थी जहाँ पर श्रीलंका कैसे जो ये 3 decade लॉन्ग 30 ईयर लंबी जो सिविल वॉर चली श्रीलंका में, और फिर ravaged का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, तो और वो जो श्रीलंका को डिस्ट्रॉय कर दिया उस सिविल वॉर ने। सो इन लिंच नॉवल, अब हम वापस आते हैं, तो ये जो पॉइंट था ये जो लाइन थी ये इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए थी। अब वापस हम लिंच की बुक पे आते हैं। इन लिंच नॉवल अ कैरेक्टर अर्जेस स्टैग टू लीव हर बिलीगर्ड कंट्री एंड एस्केप। तो कोई एक कैरेक्टर जो है वो स्टैग, याद करो हमने शुरू में पढ़ा था, स्टैग जो थी वो प्रोटैगनिस्ट थी इस प्रॉफिट सॉन्ग नॉवल की। तो कोई उन्हें कहता है कि वो अपने बिलीगर्ड कंट्री को छोड़कर चले जाए दूसरी कंट्री में। बिलीगर्ड क्या होता है? जो बहुत बुरे सिचुएशन में, बहुत ख़राब हालत में, हाँ ठीक है, तो बिलीगर्ड इज़ ट्रबल्ड, तो वो छोड़कर वो चली जाए, तो ये सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर लाइन है, हिस्ट्री इज़ अ साइलेंट रिकॉर्ड ऑफ पीपल हु डिड नॉट नो व्हेन टू लीव, शी सेज। तो ये लाइन कौन कहता है? हु इज़ शी? ये बात हो रही है स्टैग की। ठीक है, तो स्टैग क्या रिस्पॉन्स देती हैं कि जो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं हु डिड नॉट नो व्हेन टू लीव, जिन्हें ये नहीं पता था कि कब जाना है। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है कि लिंच शोज हाउ हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी रिटन व्हेन पीपल हैंग इन देयर एंड पुश बैक इन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड वेज। तो एक तो ये था कि हिस्ट्री जो है वहाँ वो किन लोगों के रिकॉर्ड से भरी है, जो डिड नॉट नो व्हेन टू लीव, जिन्हें नहीं पता था कि कब छोड़ के जाना है। यानी कि हिस्ट्री इज़ अबाउट हिस्ट्री इज़ मेड बाय दोज पीपल हु डू नॉट लीव। ठीक है, और यहाँ पर लिंच भी ये कैसे शो करते हैं कि अगर जब लोग रुकते हैं अपने कंट्री में और फिर चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सो व्हेन पीपल हैंग इन देयर दैट मीन्स स्टे देयर एंड पुश बैक इन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड वेज। पुश बैक करना, किसी के अगेंस्ट जाना, तो वो भी टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट लड़ना। ठीक है, पुश बैक इन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड वेज, बिल्कुल अलग तरीके से अगर वो एक पुश बैक करना किसी टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट जाते हैं, तो ये यहाँ पर मेंशन है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा एक आइडिया मिल गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये है इन सब में समझ पाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर आप पहली बार रीड कर रहे हैं कि कौन सी लाइन्स बुक के बारे में, कौन सी लाइन बुक में से कोट की है। ठीक है, कौन सी बुक के ऑथर ने कही है और कौन सी जो एडिटोरियल है या कहीं की जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसके ऑथर ने कही है। तो वहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं और आपको समझने होंगे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कहाँ पर क्या चीज़ मेंशन है। एक बार आप फिर इसको रीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक हैबिट मिलेगी कि ओके, अगर एक बुक रिव्यू होता है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो हमारे पास आइडियल जो था वो वर्ड था। आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श, मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट हो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट होता हो। लेकिन यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर वो एज एन एडजेक्टिव नहीं यूज़ हुआ, वो यूज़ हुआ था एज अ नाउन। और नाउन में किस मीनिंग में यूज़ हुआ था? ठीक है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, तो यहाँ पर वो मीनिंग था प्रिंसिपल्स। ठीक है, और प्रिंसिपल्स वाला तो कौन सा वर्ड है जो मीनिंग कन्वे करता है? वर्च्यू, प्रोटोकॉल, ऑप्टिमल, बलवाक, फीजिबल। तो यहाँ पर वर्च्यू है। ठीक है, वर्च्यू है जो जैसे डेमोक्रेटिक वर्च्यूज़ यानी वैल्यूज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़,
ठीक है, तो वह वो आइडियल वो वाला मीनिंग है, आइडियल एडजेक्टिव नहीं है आदर्श वाला। तो ये डिफरेंट मीनिंग थे। पैसेज में यूज़ हुआ है एज अ नाउन विच मीन्स प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ई। फीजिबल होता है जो आप कर सकते हो, जो किया जा सकता है, ठीक है, फीजिबल, तो वो सिमिलर मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। बलवाक होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है किसी डेंजरस चीज़ से। सो नो, ऑप्टिमल इज़ जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये एडजेक्टिव वाला मीनिंग होता आइडियल, तो वहाँ पर ऑप्टिमल मीनिंग फिट होता, ठीक है, लेकिन ऑप्टिमल की तरह यूज़ नहीं हुआ पैसेज में यूज़ हुआ है एज अ प्रिंसिपल और वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पर सी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल होता है कि जो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को करने का जो प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो प्रोटोकॉल होता है, फॉर्मल जो प्रोसेस होता है, तो वो भी यहाँ पर फिट नहीं होता। दैट मीन्स ई शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो मंथली वोकैब है वो भी आपको अवेलेबल होगी, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। So I hope you enjoyed today's session. Do let us know in the comment section. Thank you.